हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, चैप्टर 1 में दो टॉपिक मेन है, एक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और एक रहेगा फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। 4 फोर्स आपको पढ़ने हैं, 4 लॉज आपको पढ़ने हैं। क्लियर? तो 4 फोर्स है, उसमें से एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं जो चारों फोर्स बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये चारों फोर्स को आप अलग अलग नोट्स की तरह लिखोगे। चारों फोर्स को आप कंपेयर करने की ट्राई करोगे कि कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन किससे ज़्यादा वीक है, कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस तक लग सकता है, कौन सा शॉर्ट डिस्टेंस तक ही लगता है। वैसे कंपैरिजन करोगे तो इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें सबसे बेसिक लॉ कौन सा आएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या हुआ कि यही लॉ आप अर्थ पे, मून पे, सन पे या यूनिवर्स में किसी भी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर याद नहीं है तो याद रखने की ट्राई करो, समझो। एज पर स्टेटमेंट वी कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 if the given two mass bodies are m1 and m2। distance between them suppose r, then force is inversely proportional to distance square। तो f is directly proportional to m1 m2 upon r square। ये आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, याद है। अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करनी है तो आप क्या करोगे, तो आप कोई कांस्टेंट लगाओगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। यहां पे भी वर्ड यूज किया यूनिवर्सल। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ G 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square is remains constant at each and every position in universe। Value of G remains constant at each and every position of universe। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आगे पॉइंट्स देखते हैं। देखो, दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। म्यूचुअल वर्ड यूज किया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो, तो ये म्यूचुअल वर्ड यूज करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि सपोज मास m1 है, वो m2 के ऊपर अगर F जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है तो मास m2 भी m1 के ऊपर एग्जैक्ट F जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो बिटवीन टू बॉडीज है, दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। क्लियर? तो इसीलिए लिखा है दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। किसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है? मास की वजह से। तो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कौन सी काम लगेगी? मास। मास ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, या तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट सेंस हो सकती है। ओके, थर्ड पॉइंट,
कंपेयर टू अदर फंडामेंटल फोर्सेस, याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, मतलब हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है, फिर भी ये फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यूनिवर्स में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लग सकता है। क्लियर? तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब यूनिवर्स में बहुत ही दूर, मतलब यहाँ से लेके सपोज कोई एक स्टार है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो स्टार भी अपनी अर्थ पे कोई ना कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट जनरेट करता है। क्लियर? इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम होना ज़रूरी नहीं है, मीडियम है या मीडियम नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी फॉर्मूला के हिसाब से लगेगा, F = G(m1m2) / r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मिनिमम आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर? हाँ, इसमें आप ऐड कर सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होती है। तो हमें अर्थ के साथ पकड़ के रखने वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो भी प्लैनेटरी मोशन है उसका हैंडलिंग कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? सेकेंड फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होती है। जैसे आप बोलते हो ना, दो मैग्नेट होते हैं तो दोनों के बीच में आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब दो चार्ज को अलग अलग डिस्टेंस पे रखो तो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। यहीं पे आपको मेन डिफरेंस पता चला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव था, यहाँ पे जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फंडामेंटल लॉ था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जो फंडामेंटल लॉ है, जो बेसिक लॉ है, वो है कूलम्स लॉ। The mutual electric force between 2 point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. सेम वे देखो हम जो पहले करते थे सेम वैसा ही है। म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखा है मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट रखा है। ये पॉइंट का चार्ज है सपोज Q1 और इधर एक चार्ज है वो Q2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ R। देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी कैन मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट K। Then formula will become K Q1 Q2 upon R², where K is Coulomb's constant, where K is Coulomb's constant, its value is 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट ये सब आपको वैल्यू के साथ अभी याद रखना नहीं है। अभी आपको याद रखना कितना है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट वाइज। ओके, ये जो फॉर्मूलाज है ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ आपको याद रहेगा, द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them। अभी स्टार्ट करते हैं ये फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, इट इज अराइजिंग ड्यू टू चार्ज।
ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज हो रहा था ड्यू टू मास, यहाँ पे ड्यू टू चार्ज। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव था, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये भी आपको पता है कि अगर दो लाइक चार्जेस है मतलब पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर से देखो सिमिलर नेचर आ गए, तो फिर फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। क्लियर? इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब रहेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ये फोर्स की इफेक्ट रहेगी। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन गिवन मीडियम। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मे चेंज विथ चेंज ऑफ मीडियम। सपोज ये दो चार्ज है उसके बीच में मैंने कोई मीडियम नहीं रखा, वैक्यूम, तो अलग फोर्स लग सकता है। दो चार्ज के बीच में मैंने मीडियम रख दिया वाटर, अलग फोर्स लगेगा। दो चार्ज के बीच में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दिया, अलग फोर्स लगेगा। मतलब मीडियम है या नहीं है फोर्स लगेगा, सिर्फ मीडियम है वो चेंज होगा तब मैग्नीट्यूड डिफरेंट आपको मिल सकता है। इसीलिए लिखा है देखो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मीडियम पे। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखो ये पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्गर देन gravitational force and weak nuclear force but weaker than strong nuclear force। चलो यहाँ से आपको चारों फोर्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कितना स्ट्रांग है कौन कितना वीक है। तो कंपैरिजन के लिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप ये जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे वो एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स में कॉपी कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम एक सीरीज बनाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि वीकर फोर्स से हम स्ट्रॉन्गर फोर्स की ओर कैसे जा रहे हैं। देखो सबसे पहले आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीक फोर्स। क्लियर? अब यहां पे एक स्टेटमेंट बोला गया है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब क्या, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक। ओके, यहां से लेस स्ट्रॉन्गर कौन सा है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और यहां पे आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो याद रखना सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम वीक है बट वीकेस्ट नहीं है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हो गई। ओके, सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बस यहाँ तक आपको याद रखना है। अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस है। तो फिर पहले सम पॉइंट्स याद रख लो। ओके, पहले से मैं हर एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। फिर हम एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है और हमें कैसे पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड, it acts between proton 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 neutron and neutron neutron, मतलब ये चार्ज पे डिपेंडेड नहीं है। थर्ड, it is strongest force among all the fundamental forces, जितने फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। it is a short range force, हाँ ये कुछ अलग आया, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स थे, बट इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब विद इन न्यूक्लियस, विद इन एटम वो लगेगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे उसकी इफेक्ट नहीं होगी। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क्स, उससे बने हुए हैं। और हो सकता है कि ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी ड्यू टू क्वार्क्स हो, तो ये फोर्स को हम बोल सकते हैं क्वार्क फोर्स। ओके, अब समझते हैं कि पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज एक न्यूक्लियस है, तो इतना छोटा सा होगा, ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, बट हम कंपेयर कर रहे हैं एटम के साथ। सपोज ये एटम को मैं इतना बड़ा जूम कर दूँ तो ये न्यूक्लियस इतना छोटा सा रहेगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। अब हमें देखना है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब समझो मैटर को हम जूम करके देखने लगे हमें मॉलिक्यूल्स दिखाई दिए, उससे भी ज़्यादा जूम किया तो एटम दिखाई दिया। एटम के अंदर हम जूम करके देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, वो एक्चुअल में अंदर उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस है उसी को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, उसको हम जूम करके देख रहे हैं इधर। तो मानो कि अंदर कुछ प्रोटॉन्स होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे। अब पहले तो पता था नहीं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। पहले सिर्फ क्या पता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे रिपल्सिव। ओके, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फोर्स कैसा रहेगा, जीरो। बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फोर्स रहेगा जीरो। ये कौन से फोर्स की बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्लियर है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब ये दोनों के चार्जेस की आप प्रोडक्ट निकालो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा जीरो, यहाँ पे भी जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो, तो फोर्स कोई लगने वाला है नहीं। तो नेट फोर्स कौन सा रहेगा इन न्यूक्लियस, रिपल्सिव रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब नेट फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स रिपल्सिव है तो फिर ये न्यूक्लियस इतना छोटा सा क्यों है, तब तो वो स्प्रेड होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली हमें ये न्यूक्लियस बहुत ही छोटा मिलता है। तो उसका रीज़न क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स ऐसा होना चाहिए जो ये रिपल्सिव फोर्स का सामना करके इन सबको एक छोटे से पैकेट के अंदर बांध के रखे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अंदर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी होना चाहिए जो इन सबको बांध के रखे।
तो हमने उसको नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर हमने रिसर्च स्टार्ट किए। ठीक है, अंदर कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो ये रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको अपोज करके इन सबको एक छोटे से पैकेट के अंदर बंद करके रखे। वो फोर्स को हमने नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटॉन है तो अपने आसपास इतने एरिया में ही वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, अपने आसपास के कुछ न्यूक्लियॉन्स में ही, आगे दूर नहीं। बट यही प्रोटॉन, ये जो रिपल्सिव फोर्स है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब सभी जगह पे उसकी इफेक्ट है। और ये रिपल्सिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों एक दूसरे को अपोज करके नलिफाई करते हैं। क्लियर? बट क्वेश्चन ये होता है कि जो ये फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग ऑल द फोर्सेस। तो फिर ये अगर एट्रैक्टिव फोर्स लगाता है तो न्यूक्लियस छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये तो इससे भी छोटा होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली हमें छोटा ही मिल रहा है उससे भी छोटा होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होता। क्लियर? उसका रीज़न बाद में पता चला कि जब न्यूक्लियॉन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.8 फर्मी होगा। फर्मी मतलब 10⁻⁻15। मतलब मैं अगर बोलूँ ना 1 फर्मी तो उसका मतलब रहेगा 10⁻⁻15 मीटर। तो जब डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.8 फर्मी होने लगेगा तब ये फोर्स एट्रैक्टिव है, और जब डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी होगा तब ये फोर्स बन जाता है रिपल्सिव। मतलब न्यूक्लियस से जब छोटा होता जाएगा, ज़्यादा ही छोटा हो गया, तब ये फोर्स बन जाएगा रिपल्सिव, तो ये ब्रॉड करेगा। जब बड़ा होने लगेगा तब फोर्स बन जाएगा एट्रैक्टिव, तो वापस ये श्रिंक होगा। मतलब एक पोजीशन जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस्ड कंडीशन में है, वहाँ पे जाके ये साइज रुक जाएगी। ओके, इसीलिए हमें न्यूक्लियस की साइज अबाउट 10⁻⁻14 मिलती है, और पूरे एटम की साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास रहती है। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए इतने टॉपिक्स याद रखने हैं, इतने पॉइंट्स। ठीक है, कि वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, शॉर्ट रेंज है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। इट मीन्स द फोर्स कैन बी नोन एज क्वार्क फोर्स। उसके बाद आपको ये भी आप लिख सकते हो, दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियंस। ओके, चलो यहाँ तक हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलो, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसा लगे तो अभी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में कॉपी करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप अभी तक न्यूक्लियस नाम का चैप्टर नहीं पढ़े हो, जो कि 12th स्टैंडर्ड में आएगा। ठीक है, मतलब कोई कोई ऐसी प्रोसेसेस, जैसे कि मैं बोलूँ बीटा डीके, मैं बोलूँ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ओके, तो ये सब आपके लिए अननोन है। तो अभी ऐसा लगे तो आप सिर्फ ये याद रख लो, और जब आएगा सिलेबस में तब हम डिटेल में समझ लेंगे। देखो, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज द बीटा डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ये कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होती है तभी जनरेट होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कैसी प्रोसेस न्यूक्लियर? तो जैसे कि बीटा डीके। अब बीटा डीके में होता क्या है? इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ चार्जलेस पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। अब आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट हुए? ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना है कि जब सपोज न्यूट्रॉन है, उसका ब्रेकडाउन होगा तब दो पार्टिकल निकलेंगे, पॉजिट्रॉन एंड
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज क्या रहता है 0। ओके, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं बीटा माइनस, बीटा पार्टिकल। ओके, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ चार्जलेस पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। न्यूक्लियस है उसको बैलेंस होने के लिए बीटा पार्टिकल के साथ साथ एमिट करना पड़ता है दूसरा एक पार्टिकल जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो ये फोर्स कैसे अराइज हुआ वो यहाँ पे देखो, इट अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो विथ अदर पार्टिकल्स। मतलब ये देखो प्रोसेस क्या है, बीटा डीके नाम की प्रोसेस। न्यूक्लियस क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल एंड एक न्यूट्रिनो को अलग करता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो को एमिट कर दिया, बाहर निकल गए, फिर न्यूट्रिनो है वो अदर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, तब ये फोर्स जनरेट होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, पहले से पढ़ता हो, ध्यान देना। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज द बीटा डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ चार्जलेस पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो यहाँ पे आया, इट अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो विथ अदर पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो का इंटरेक्शन होगा अदर पार्टिकल्स के साथ, तब जनरेट होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, मतलब वीकर देन अदर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरह ये भी फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए।